अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। कुफर टूटा खुदा खुदा करके बिलाखिर निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। कारोबार सल्तनत कई रोज से मुअत्तल था और यकीनन इन मुश्किल हालात में वतन अजीज यूं आहम कलमदानों के खाली रहने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। 18 वज़रा हल्फ उठा चुके हैं, जिनमें अहमद इरफान असलम वजीर कानून, डॉक्टर उमर सैफ वफाकी वजीर बराए IT, अहमद तारड़ वजीर मुआसलात, लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर वजीर दिफा, शमशाद अख्तर वजीर खजाना, सरफराज बुख्ती वजीर दाखिला हैं, डॉक्टर नदीम जान वजीर सेहत, अतीक अहमद वजीर मजहबी उमूर, जलील अब्बास जिलानी वजीर खारजा, मुर्तजा सुलंगी वजीर इत्तलात और जमाल शाह वजीर सकाफत हैं। मुल्क की सियासत का अहम किरदार मियां नवाज शरीफ, उनकी वापसी भी एक मुअम्मा बनी हुई है। अब की बार राना सनाउल्लाह का कहना है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले पर गारंटी मिल चुकी है। नवाज शरीफ की अदालतों से बरियत तय है और उनके लिए जीरो रिस्क हो चुका है। ये राना साहब किस गारंटी की बात कर रहे हैं और किससे गारंटी हासिल करनी है, इस पर बात करेंगे अपने मौजूद पैनल से। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में मौजूद बहस होगा जड़ावाला में पेश आने वाला अफसोसनाक वाकया, जिसमें मजहबी इंतहा पसंदों ने 4 गिरजाघरों को आग लगा दी। अगस्त के महीने में ऐसे वाक़े ने आंखें शर्म से झुका दी हैं। इल्जाम है कि कुरान पाक की तौहीन की गई, लेकिन कानून की मौजूदगी में फसाद बर्पा करना एक सवालिया निशान है। किसी भी फर्द वाहिद के अमल की सजा सारी कम्युनिटी को नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म ने वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का आज़म किया है। अक़लियतों की दिलजोई के लिए मौलाना ताहिर अशरफी ने मसीही बरादरी से अफसोसनाक वाक़े पर माफी मांगी और इजहार यकजहती किया। आगे चल के बात होगी हमारे तब्दील होते माशरती रवैयों की एक और मिसाल की। कमसिन मुलाजिमा पर तशद्दुद के 2 मजीद केसेस मंजर आम पर आए हैं। गुज़श्ता चंद रोज में कम अज कम 3 वाक़यात मीडिया की ज़ीनत बन चुके हैं। सिंध के रानीपुर में मुबैना तौर पर पीर के तशद्दुद से 10 साला फातिमा चलबसी और बगैर पोस्टमार्टम तदफीन कर दी गई। आज ही एक और वाकया इस्लामाबाद से रिपोर्ट हुआ, जिसमें मुलजिमा को जेल भेज दिया गया है। बात करने के लिए हमारा मौजूद पैनल हमारे साथ मौजूद है। एहतशामुल हक, आज काबीना की तश्कील के बाद जो ढांचा हमारे सामने आया है, उसके बाद आपको क्या लगता है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हुआ? आपने तो कहा था कि कोई माजी का बैगेज नहीं होगा, गैर सियासी काबीना होगी, गैर जानिबदार लोग होंगे। अभी आपको सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं नजर आ रही? नहीं नजर आ रही, उसका मैं जिक्र करूंगा। पहली तो बात यह है कि ये 10 दिन से जो हिजान तारी था ना, कैबिनेट बन रही है, कैबिनेट नहीं बन रही, किसको लाया जाएगा, किसको नहीं लाया जाएगा, और सूरत हाल ऐसी हो गई थी सलमा के हर चीज जो है ना कारोबार ममलकत लगता रुक के रह गया था। जिधर जाओ और यार रुक जाओ, काबीना बन जाए फिर आगे टोरांगे, ठीक। मतलब दुनिया में कहीं नहीं होता, आपने काम रह गया है, जब होता रहेगा, सियासी लोगों का काम है, हुकूमत बन जाएगी, कैबिनेट बन जाएगी। सवाल ये है कि छोटा मसला हो बड़ा मसला हो, जनाब लंबा काम कर देते हैं। अब आगे दूसरी बात देखें, अब सारे नाम देख लें, आपको एक आध नाम के अलावा बल्कि एक आध नाम भी ओपनली बात कर लेते हैं। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं, अब कहा जा रहा है कि कुछ कहीं से कहीं ना कहीं कोई पर्ची थोड़ी बहुत चली है, और वो आपको पता होना चाहिए कि वो जरदारी साहब के बड़े खास आदमी हैं। पीपल्स पार्टी से उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। पहली पीपल्स पार्टी की हुकूमत में वो रेडियो पाकिस्तान के DG भी रह चुके हैं। लिहाजा मोस्ट प्रोबेबली उनकी तरफ से कहा होगा कि जी एक आध बंदा हमारा भी एडजस्ट कर लें, लेकिन कॉम्पिटेंट हैं, काम समझते हैं। होपफुली मेरा नहीं ख्याल कि उनका कोई ऐसा कोई खौफनाक बैगेज माजी का है कि जिस पे हम उंगली उठा सकें। असल बात यह है कि जितने लोगों को देख लें, जाती तौर पे भी कुछ लोगों के से मैं जानता हूँ, इंटरेक्शन भी है, प्रोफेशनल हैं, काम जानते हैं। अब असल काम यह है कि जी क्या जो उनको टास्क दिया जाएगा वो कर पाएंगे। पहला टास्क, जिस तरह डॉक्टर साहब रोज कहते हैं, इकोनॉमी ICU में पड़ी है, लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, सिक्योरिटी के मामला देख रहे हैं, गवर्नेंस के बड़े सीरियस इशूज हैं, आम आदमी की परेशानी है, महंगाई है, बेशुमार चीजें हैं। क्या ये शुरुआत हो पाएगी? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि आज के बाद, अब ये कैबिनेट बनने के बाद आगे मामला किधर जाएंगे? तो मेरा अपना ख्याल है सलमा के ये जो आज बहुत बड़ा फैसला है, जो इलेक्शन कमीशन ने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया डॉक्टर साहब कि हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करा सकते। अब ये क्या मैसेज है? ये मैसेज बड़ा सीधा सा है कि जी 120 दिन या बियॉन्ड उसके आगे भी जाया जा सकता है। डिपेंड करता है कि आने वाले वक्तों में कितना टाइम इस हुकूमत को लगता है कुछ करने के लिए। मेरा अपना ख्याल है कि ये सारी चीजें लोगों को पता थी कितना टाइम लगेगा। अब ये किन के लिए परेशानी की बात है? वैसे तो पीपल्स पार्टी बार बार कह रही है वक्त पे इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन आज देख लें खबर आ गई है किसके हवाले से आई, जिन्होंने कहा नवाज साहब जो है वो सहमत है इस हुकूमत से और वो उनके आने पे उन्हें कोई परेशानी नहीं। लिहाजा मेरा अपना ख्याल है, जो पहले भी बात हो रही थी, विन विन सिचुएशन PMLN के लिए लूजिंग पोजीशन में हम देख रहे हैं जनाब। नवाज शरीफ साहब की वापसी का मंजरनामा भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब आपकी नजर में ये काबीना कैसी है, ये जानना भी बड़ा जरूरी है। सलमा, मैं पहले 3 बड़े असूल सामने रख लें कि वुज़रा में आपने देखना क्या है, उसके बाद फिर एक एक को आप उसमें तोल सकते हैं। ठीक है। मेरे नजदीक सबसे पहली क्वालिटी जो किसी भी कैबिनेट के मेंबर की होनी चाहिए वो ईमानदारी है।
करप्शन का हवाला कहीं उसका बैगेज ना हो। ठीक। दूसरा जिसको हम कहते हैं काबिलियत और महारत, कॉम्पिटेंस एंड एक्सपर्टीज अपने शोबे के अंदर जिसमें वो चुना गया है, और फिर फैसला साजी की काबिलियत कि वो सियासत से बालातर होके सबूत की बुनियाद पे एविडेंस बेस के ऊपर फैसला कर सके। ठीक हो गया। अब देखिए डॉक्टर शमशाद का नाम सामने आया, मुझे लगता है कि ये तीनों क्वालिटीज उनके अंदर मौजूद हैं। ठीक। वो एक्सपर्ट हैं अपनी एरिया की, कोई उनके ऊपर करप्शन का बैगेज का इशू नहीं है, और मेरे नजदीक वो फैसला साजी कर पाएंगी, सियासत से बालातर होगी। इसी तरह मुर्तजा सोलंकी साहब मेरे नजदीक तीनों चीजों पे उन पे लागू होती हैं और तीनों चीजों में वो कामयाब निकलते हैं। इसी तरह जलील अब्बास जिलानी साहब मेरा ख्याल माहिर हैं अपने शोबे के, कोई उनके ऊपर बैगेज का इशू नहीं है और वो फैसला साजी कर सके हैं। हम वो पहले भी कर चुके हैं अपने करियर के दौरान और अब भी कर सकेंगे। कुछ हजरात ऐसे हैं, एहतशाम साहब आईटी के बहुत बड़े माहिर जी, आईटी में कमाल दिखा सकते हैं। हिंदुस्तान की कितने बिलियन की एक्सपोर्ट है डॉक्टर साहब, हमारी 400-500 मिलियन से आगे नहीं गई। एहतशाम साहब ताबिश गौहर का नाम बीच में है, मेरा उस पे थोड़ा सा रिजर्वेशंस बनती हैं, कुछ उनके ताल्लुकात ऐसे लोगों से, एक तो वो अबराज के नकवी साहब के साथ जो जमाल शाह साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है, वो किस गवर्नमेंट में किसके करीब रहे हैं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उनके अपने भी पावर कंपनी, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज बन जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ज्यादातर अभी तो प्रोफेशनल हमें नजर आ रहे हैं। टाइम विल टेल कि ये रिजल्ट दे पाते हैं या नहीं। देखिए ये पाकिस्तान में कई डेकेड से हम इंतजार कर रहे हैं कि एक टैलेंट वाली काबीना आएगी और सियासत से बालातर होगी और प्रोफेशनल होगी, अब शायद वो आ रही है कि अब रिजल्ट दे पाएगी। ठीक है अनवर साहब, ये नाम किस तरह फाइनल हुए, एक तो ये बात, और दूसरा जमाल शाह के नाम पे इन्होंने तबसरा नहीं किया। आपको शायद मालूम होगा कि वो किस गवर्नमेंट के दौरान ज्यादा इन रहे, कुछ ना कुछ बाइस तो नजर आता है इन गैर सियासी नामों में भी। आपकी नजर में ये काबीना ठीक है, इनका माजी का बैगेज नहीं है कोई? अच्छा डॉक्टर साहब, और अब हर जो मुश्किल बाल होती है उसे लेफ्ट कर देते हैं ताकि बोर्ड मैंने कोई लेफ्ट किया। अच्छा, क्योंकि मुझे याद है पीएमएलएन के दौर में उनको काफी वेटेज दिया गया। हम ऐवान सदर में मौजूद थे और उनसे इंटरेक्शन भी हुआ हमारा। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इनमें वो लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड में बड़े कॉम्पिटेंट हैं। देखिए जलील अब्बास जिलानी, उनका जो सफारती तजर्बा है उसका कोई नेमल बदल नहीं। लेट्स सपोज कंपैरिजन कर लीजिए, अगर आप एक क्रिटिकल शख्सियत को लगाएंगे तो उन्हें सीखते सीखते 1 साल लग जाएगा, जबकि इनका एक्सपीरियंस से पाकिस्तान को फायदा हासिल करना चाहिए। इस तरह बाकी लोग भी हैं, वो भी अपनी अपनी जो फील्ड है उसमें वो चीजें जानते हैं। अब इसमें से देखिए हर कैबिनेट में हर बंदा परफेक्ट नहीं होता। 4-5 लोग ऐसे थे जो हमें महसूस हुआ उनको देख कर, उनसे बातचीत कर करके शायद ये उस तरह नहीं थे, इन्हें नहीं होना चाहिए। जैसे मुर्तजा सोलंकी साहब की बात हमने भी की उनसे। हाँ, और सलमा इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उस पर आगे जाके हम जरूर बात करेंगे, उस पर सानिया जड़ावाला पे, उस पर फिर उस वक्त बात करेंगे। लेकिन यह है कि ये जो कैबिनेट है मेरे नजदीक ये बेहतर लोग हैं, इनमें से मेजॉरिटी जो है वो बेहतर लोगों की है, वो अपनी अपनी फील्ड में चीजें जानते हैं, यानी ओवरऑल कॉम्बिनेशन अच्छा है। जी अच्छा है, और वो परफॉर्म भी करेंगे इस मुल्क के लिए, और उम्मीद है कि वो अपने टर्नओवर में ये सारा काम बेहतर कर पाएंगे। ठीक, जुल्फिकार साहब, क्या आप हमारे इन 3 मोअज़्ज़िज़ पैनलिस्ट की राय से इत्तफाक करते हैं? एक बात, और दूसरी बात ये कि ये निगरान सेटअप आप कितना अरसा चलता हुआ देख रहे हैं, ये काबीना और ये वजीर आजम? देखिए जी, इस काबीना में पीडीएम की जो जमातें फारिग हुई हैं उन्होंने वारदात डालने की पूरी कोशिश की है, लेकिन जिस तरह के खदशे का इजहार किया जा रहा है उस तरह की वारदात वो नहीं डाल सके। ये सारे लोग बड़ी छान फटक करके बड़ी समझदारी के साथ पूरी वर्किंग के बाद इनको लाया गया है। मिसाल के तौर पर आप गौहर एजाज की बात कर लें। गौहर एजाज साहब एप्टमा के चेयरमैन हैं, एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, टेक्सटाइल के बहुत अच्छी चॉइस है, ठीक कह रहे हैं। ग्रास रूट लेवल पे समझते हैं और वो चीजों को आगे लेके चल सकते हैं और वो बहुत ज्यादा ऐड कर सकते हैं इस पे इंडस्ट्री में। इसी तरह उमर सैफ है, हमारे दोस्त है, कर्नल सैफ साहब उनके बेटे हैं। उमर सैफ साहब को उस वक्त गूगल ने फर्स्ट प्राइज दिया था से कई साल पहले, और वो शख्स पूरी दुनिया में एक स्टार माना जाता है आईटी में। तो वो एक ऐसा नाम अगर जुड़ गया है एक गवर्नमेंट के सिस्टम के अंदर तो वो बहुत काम कर सकता है। अच्छा, अनवर अली हैदर साहब इटसेल्फ वजीर दफा है, तो मैं समझता हूँ कि उस पर क्या बात हो सकती है। वो एक ऐसे कॉम्पिटेंट शख्स है जो उस मामलात को बड़ी खूबसूरती के साथ लेके चल सकते हैं। टाइम कम है जी, बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी, उन्होंने हाउसिंग प्रोजेक्ट बहुत जबरदस्त तरीके से चलाया, स्पेशलिस्ट हम कहते थे। अब देखिए इसमें चीजें ये हैं कि सारे लोग सब में फरिश्तों वाली खूबियां नहीं होती। माजी
तकरीब के अंदर भी आपने कैबिनेट देखी थी, उस कैबिनेट के बाद ये चॉइस आई है। उस वक्त तो देखे ना, इतनी ज्यादा चॉइस थी आपके पास, 13 जमातें थी, 13 जमातों ने जो नगीने पेश किए थे उन नगीनों में इसके अलावा क्या चीज थी कि वो फलाने का बेटा है, फलाना फलाने का भतीजा है, फलाना फलाने का बच्चा है। ये जो लोग आए हैं इनका पर्सनल एजेंडा कोई नहीं होगा, ये रियासत के लिए काम करेंगे, ये मेरा दिल कहता है, क्योंकि इनको डायरेक्शन मिलेगी, एजेंडा मिलेगा, एक समत मिलेगी और उस समत की तरफ ये लोग चलेंगे और इंशाल्लाह इनसे बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए। यानी मेजॉरिटी बेहतर अच्छे लोगों की अच्छा कॉम्बिनेशन है। अच्छा एहतशाम साहब, इस सारे सिनेरियो में नवाज शरीफ साहब की वापसी एक मुअम्मा थी। कुछ दिन पहले वजीर दिफा ने कहा था जब तक रिस्क जीरो नहीं हो जाएगा तब तक उनको वापस नहीं आना चाहिए, लेकिन अब राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि रिस्क फैक्टर जीरो हो गया है। ये श्योरिटी किस गारंटी पे दे रहे हैं वो? देखिए, अब इनकी पार्टी के अंदर सलमा बहुत सारे इख्तलाफात भी हैं। इसी बयान को आप सामने रखें और साथ अपने शायद खान अब्बासी साहब का बयान देख लें। जब उनसे पूछा गया डॉक्टर साहब के कब आना है नवाज शरीफ साहब ने, तो उन्होंने कहा कि जी इसका बेहतर तो तरीका है कि मियां जावेद लतीफ से आप पूछ लें, वो आपको बताएंगे। मतलब वो भी तंजिया कहा उन्होंने, वो भी क्लियर नहीं कि कब आना है कि कब नहीं आना। हाँ, ये बात ख्वाजा आसिफ साहब की बहुत थी कि रिस्क फ्री जो बात कर रहे थे वो बज़ाहिर तो यही लगता है कि जब जो तय हुआ है वो तो लगता है कि 16 सितंबर के बाद ही आना है। किसी ने 20 तारीख दी, किसी ने 22 तारीख दिया। फिर ये है कि उसके बाद साहब रिटायर कब हो रहे हैं? 16 सितंबर जी हाँ, उसके बाद ही उनके आने की बात होगी। मेरा अपना ख्याल है अनवर रजा कि इसमें जो कैच मुझे लग रहा है ना सारे मामले में, वो ये है कि इलेक्शन जल्दी नहीं होगा। एक दूसरा ये है कि ये हुकूमत कोशिश करेगी, पिछली हुकूमत ने तो जो बेड़ा डुबाया है, जो कुछ किया है, जिसको मैं नहीं कहता बल्कि आप देख लें कि बहुत सारे लोग कहते हैं, मियां जावेद लतीफ का आपका बयान ले लें कि उन्होंने बेड़ा गर्क किया है। उन्होंने कहा पीटीआई से भी बुरी थी हमारी हुकूमत, पीडीएम की। ठीक है जी। अब सवाल ये है कि जी अब ये क्या कुछ कर पाएंगे? सब लोग इनकी तरफ देख रहे हैं कि इस वक्त कारकर्दगी क्या होगी। वक्त थोड़ा है, मुकाबला बड़ा सख्त है जो हम कहते हैं। तो जो जिस सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं सलमा, इतनी आसानी के साथ चीजें ठीक होने वाली नहीं है। एक थोड़ी सी डायरेक्शन अगर मिल गई तो मेरी नजर में बहुत बड़ी कामयाबी होगी, डायरेक्शन मिल जाए। दूसरी बात यह है कि सियासी तौर पे सियासी जमातें क्या चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, किस तरीके से ऑपरेट करेंगी। सिवाय पीपल्स पार्टी को अब मैं देख रहा हूँ बार बार उनके लोग एक बात करेंगे, इलेक्शन डिले नहीं होना चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि ये अगर एस्टैब्लिशमेंट जितने सियासी बड़े प्लेयर हैं जुल्फकार, उनकी मर्जी से या उनको एतमाद में लेके इस निज़ाम को चलाने में कामयाब हो गए, तो मुझे नहीं लगता सलमा के ये अगर 120 दिन के बियॉन्ड भी मामला चला जाता है तो फिर लोग इस पर एतराज करेंगे। शर्त एक ही है कि इनिशियली कोई आपको कारकर्दगी दिखानी होगी, खास तौर पे इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग सम रिलीफ टू द कॉमन। शर्त बहुत बड़ी लगा दी आपने। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने चीफ जस्टिस का सवाल किया और मुझे लगा कि आप कुछ सोच रहे हैं चीफ जस्टिस के बारे में। आपके ख्याल में उनके जाने से पहले एक्सपेक्टेड है मियां साहब की वापसी? देखिए, कहा यही जा रहा था कि सितंबर में चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद शायद मियां साहब का जो जीरो रिस्क की आप बात कर रहे थे वो वहाँ पे मामला जाता नजर आ रहा है। काबीना के हवाले से सलमा एक चीज और मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये कितने मेंबर होंगे काबीना का, ये मेरे नजदीक बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए, पहले 34 विफाकी वजीर थे और कोई 48 के करीब डिविजन्स हैं, 400 कैबिनेट में अभी 18 है ना, अभी 18 हैं, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा है। और वजह ये, पिछले साल बजट में 714 अरब रुपया मुख्तस किया गया इन 34 लोगों को चलाने के लिए जो उस वक्त थे। 714 अरब रुपया। अब हमने रख लिए 18। देखिए, 18वीं अमेंडमेंट के बाद सब कुछ तो हमने सूबों को दे दिया। अब विफाक में आपको फाइनेंस चाहिए, आपको खारजा पॉलिसी चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, डिफेंस चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो 5 विफाकी वजारतों से ज्यादा अगर आप रखते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि वो इजाफी थोड़ा डिस्काउंट कर दें, 7 कर दें, चले 7 इजाफी बोझ है। अब आप एक विफाकी वजीर रख रहे हैं तालीम का, विफाकी वजीर रख रहे हैं सेहत का। ये 20 लाख लोग रहते हैं इस शहर के अंदर। बाकी तो सब सूबों में रहते हैं, सूबों में उनके काउंटर पार्ट्स ऑलरेडी मौजूद हैं। तो अगर तो हमने वही रवायत रखनी है कि आपके पास एक बहुत बड़ी सारी काबीना होगी, 714 अरब रुपए आप बजट से निकाल के हम उनके ऊपर खर्च करेंगे। अच्छा, अब उम्मीदें बहुत सारे लोग लगाए बैठे हैं। अगर तो किसी को ये उम्मीद है कि महंगाई के ऊपर कंट्रोल कर लेगी ये नई काबीना आई, तो मेरा ख्याल है कि आप नाउम्मीद हो। डॉक्टर साहब, एक जुमला ऐड करूं, इस बात को 2 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर ये इंप्रेशन चला गया
کہ یہ کابینہ کے لوگ اپنے لوگوں کے کام کرانے آئے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ معاملہ خراب ہو ویسے مجھے جائے. لگتا اگر ہے یہ کہ امپریشن کروائی نہیں ہوتا تو لوگ یہ مہنگائی کو ایکسپٹ کر لیں گے یہ سوچ کے کہ بندے تو کم از کم صحیح آئے. مہنگائی کو ایکسپٹ کرنا ویسے شام تک نظر نہیں آتا. لوگ بیچارے ایکسپٹ سے بہت مراد یہ حال نہیں ہے, ایکسپٹ سے مراد یہ نہیں ہے, کرنا بڑا مشکل ہے. ایکسپٹ سے مراد ہے ڈاکٹر صاحب کہ کم از کم یہ ریئلائزیشن آئے گی کہ چلیں کوئی تو ڈائریکشن ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے. یہاں پر میری پوری زندگی گزر گئی, کبھی بھی آٹا 131% ایک سال کے اندر نہیں بڑھا. یہ تو اس پہ دو رائے نہیں ہے. یہ تو ٹھیک ہے, مہنگائی تو کہتے ہیں 50 سال کی ریکارڈ بلند ترین سطح پہ اس وقت. انور صاحب, سیاسی منظرنامہ بہت کوئکلی ہم چینج ہوتا ہوا ابھی دیکھ رہے ہیں. پہلے ہمیں لگ رہا تھا پیس سلو ہے, کوئی ٹائم بائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ساری سچویشن میں, لیکن ابھی کیونکہ اب نگران کیبنٹ بن چکی ہے, اب معاملات تیزی سے آگے بڑھیں گے. الیکشن کمیشن بھی آج کل ایکٹیو نظر آ رہا ہے, اجلاس وغیرہ ہو رہے ہیں, ہوپ فلی کہ وہ حلقہ بندیوں کا کام جلدی مکمل کرنے, اس کے بعد اگر الیکشن ہوتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب کے اندر مسلم لیگ نون کو ٹرم کرنے کی کوشش کی جائے گی, استحکام پاکستان پارٹی کو وہاں پہ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور سندھ کے اندر جو گورنمنٹ کی شکل ہم ماضی میں دیکھتے تھے ویسی نہیں ہوگی. دیکھیے سلما, پہلی بات تو یہ ہے جو نگران سیٹ اپ آیا ہے یہ پرفارم کرے گا کیونکہ ان کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں, میں نے پہلے بھی کہا کہ اپنے اپنی فیلڈ میں بڑے مہارت رکھتے ہیں, ایکسپرٹس ہیں. دوسری بات, آپ نے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کا ذکر کیا. جی سر, اسٹیبلشمنٹ تو عمران خان کے پیچھے بھی تھی. وہ پھر آپ نے دیکھا نا جب انہوں نے سب کے پیچھے ہوتے ہیں. اگر آپ خود کھڑی دیوار کے ساتھ ٹکر ماریں گے تو پھر اس میں تو کوئی قصور نہیں. اگر آپ ان کے کندھے پہ بیٹھ کر آئیں گے اور پھر انہیں کو آپ آنکھیں دکھائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا بھی کیا. ہاں یہ ذرا وہ سخت بات آپ نے کرنی ہے, کچھ اور سینے پہ لینا. ہاں جی, پھر ٹھیک ہے. تو دوسری بات صاحب کی جو وطن واپسی کے بارے میں آپ نے کہا, دیکھیے نواز شریف صاحب کو آپ اتنا ایزی نہ لیجیے گا, وہ حالات کا جائزہ لے رہے ہیں, اور سپٹمبر میں بھی وہ واپس نہیں آئیں گے جب تک مکمل طور پر انہیں یہ گارنٹی نہیں دی جائے گی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. کیونکہ اس چیز دیکھیے وہ سننے کی باتیں ہیں نا, یہ پولیٹیکل گفتگو ہوتی ہے ساری. دیکھیے ان چیف کے جانے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ چیف آئیں گے, وہ میرٹ پر فیصلے کریں گے. وہ اتنے آسان نہیں کہ آپ انہیں اتنے ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں, یا آپ چیزوں کو جس طرح ماضی میں چلاتے ہیں اس طرح چلیں گے. یہ تو دوسری بات. تیسری بات آپ نے کہی تھی پنجاب میں. دیکھیے پنجاب میں اب یہ صورتحال چینج ہوئی ہے. جب آپ نے استحکام پاکستان پارٹی یہاں پر پنجاب میں دی ہے, ان کو کچھ نہ کچھ حصہ تو ضرور دیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آصف علی زرداری صاحب خواہش کرتے ہیں کہ 15 سے 16 نشستیں جو ایم این ایز کی انہیں پنجاب سے مل جائیں تاکہ وہ وفاق میں اپنی پوزیشن کو بہتر کر سکے اور گورنمنٹ میں اپر ہینڈ ہو ان کا. یہ ان کی خواہش ہے, اس پر بھی وہ کام کر رہے ہیں. اور اگر آپ کے پی کے کی بات کریں تو وہاں پر آپ کو پتا خٹک صاحب بھی ہیں, ان کو بھی آپ نے حصہ بقدر جسہ تو دینا نا, وہاں پہ بھی آپ ان کو رکھیں گے. لہٰذا اب جو سچویشن ہے پولیٹیکلی وہ ساری جگہوں پر چینج ہوگی. لیکن سندھ کی جو آپ نے بات کی, وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس نے جتنا کام کیا ہے, یا جس طرح کی ان کی منورنگ ہے, جس طرح وہ چیزوں کو لے کر چلتے ہیں, تو سندھ میں ان کی پوزیشن بہتر ہوگی ماضی کی طرح. کیونکہ سندھ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر ہے اور وہاں تک محدود بھی ہو کر رہ گئے, لہٰذا وہاں پر وہ جس طرح چاہتے ہیں جی مشکل لگتا ہے. ٹھیک ہے ذوالفقار صاحب, ابھی پی ایم ایل این کے اندر کافی زیادہ ریفٹ ہے, اختلافات ہیں, کچھ لوگ ناراض ہیں اور بڑے اہم لوگ ہیں جو ناراض ہیں. کیا میاں صاحب کی واپسی پر وہ لوگ راضی ہو جائیں گے, یا یہ جو ٹوٹ پھوٹ ہے یہ مزید بڑھے گی میاں صاحب کے واپس آنے کے بعد؟ دیکھیں کوئی ناراض نہیں ہے, وہاں پہ ایک ڈیزائن چلتا ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, ایک مفاہمتی ڈیزائن ہے, ایک مزاحمتی ڈیزائن ہے. شہباز شریف صاحب نے مفاہمت کا 1.5 سال پوری طرح کام چلایا. اب نواز شریف صاحب مزاحمت کا ایک نیریٹو لے کے آنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ ابھی آئیں گے نہیں, یہ میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ کہتے تھے آج الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن نے غیر یقینی ختم کر دی کہ الیکشن نہیں ہو رہے قریب, تو لہذا لوگ اس پریشانی سے نکل جائیں. تو ہم خیر کہہ رہے تھے تو ہماری کو بات مان نہیں رہا تھا, الیکشن کمیشن نے کہا تو آج سب کو یقین آ گیا. دوسری بات یہ کہ آج میں ابھی دفتر آ رہا تھا تو ایک صاحب جو پی ڈی ایم کے بڑے چہتے ہیں, بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں, ان کا ویلاگ میں سن رہا تھا. تو آج جبکہ آج حلف اٹھایا کابینہ نے, کل اس گورنمنٹ کا ٹیکنیکلی پہلا دن ہوگا, تو وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے نگران گورنمنٹ میں اور سمجھ نہیں آ رہی ڈالر کہاں چلا گیا ہے اور پٹرول کہاں چلا گیا. تو میں وہ جتنے پینک تھے اس سے مجھے اندازہ ہو رہا تھا, مجھے سگنل مل رہا تھا کہ پیچھے حضرات جو بیٹھے ہیں وہ کتنے پینک ہے. میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں, جس طرح آپ کہہ رہی ہیں نا کہ فلاں پارٹی اور فلاں پارٹی, اسٹیبلشمنٹ نے گیٹ نمبر 4 بند کر دیا ہے کافی دیر کے لیے, اور اب سارا کا سارا فوکس ان کا ملکی معیشت کے اوپر ہے.
वहां पे किसी की कोई एंट्री नहीं हो रही, उनका टोटल फोकस जो है वो पाकिस्तान की मईशत मुझे के ऊपर आपकी है। बात से जुल्फिकार साहब ये समझ आ रहा है कि इलेक्शन डिले होंगे, एस्टेब्लिशमेंट मईशत को ठीक करेगी, जब मामलात मुल्क में अच्छे हो जाएंगे उसके बाद सियासी जमातों की वापसी होगी, उसके बाद इलेक्शन होगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? मेरा ख्याल है चीजें बेहतर होंगी, रिफॉर्म्स भी होंगी। ऑलरेडी इस गवर्नमेंट को इख्तियारात दिए जा चुके, लेजिस्लेशन हो चुकी और ये सारे लोग वो कर चुके जो बाहर बैठे हुए, जो अगले हफ्ते से इतराज करना शुरू करेंगे। आप इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, बड़े अजीबोगरीब बयान देखेंगे, लेकिन लोग इनसे पूछेंगे भाई आपने तो खुद ही किया था, आप ही तो कहते थे कि ये सारा, यानी ये सारे लोग कहते थे ये इलेक्शन की क्या जरूरत है। अब कल के से ये सारे लोग कहेंगे पीडीएम के इलेक्शन तो फौरी होने चाहिए, इलेक्शन के तो बहुत लेट हो गए। तो ये उनका रिकॉर्ड मौजूद है, अभी तो कल की बात है ना, लोग भूले नहीं। तो आपको अजीबोगरीब ड्रामे आगे चंद दिनों के अंदर नजर आएंगे, अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी। जुल्फिकार साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है और ब्रेक आते हैं बड़ा अफसोसनाक वाकया जो कल पेश आया, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, अभी तक क्या डेवलपमेंट है, जड़ावाला के वाकये की बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जड़ावाला में कल अफसोसनाक वाकया पेश आया, लेकिन रियासत का रद्द-ए-अमल उस पर खराज तहसीन के काबिल है। दफ्तर खारजा ने कहा मुलविस अफराद को माफ नहीं करेंगे और आज मौलाना ताहिर अशरफी मसीही बरादरी के पास गए, उनसे माफी मांगी और कहा कि हम इस वाकये का जो भी इजाला हो सका वो करेंगे। जुल्फिकार साहब, ये जो नफरत की दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई है शरपसंद नासिर की तरफ से, किसी के भी मजहब को बुरा कहना, किसी पर भी कीचड़ उछालना, हमारे मजहब ने मना किया है इससे, लेकिन हमने देखा कि बाइबल को जलाया गया। कोई मुसलमान ऐसा कैसे कर सकता है? देखिए, ये बड़ी तकलीफ दे बात है। हमेशा से हम इस चीज का प्राइड लेते हैं कि पाकिस्तान में अक़लियतों को आज़ादी है, हम उनकी हिफाजत करते हैं, उनको इज्जत देते हैं। इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है और इंडिया के अंदर अक़लियतों के साथ क्या कुछ हो रहा है हम इसकी मिसालें देते हैं और पूरी दुनिया इसको तस्लीम करती है। लेकिन इस तरह के इक्का दुक्का जो वाक़यात होते हैं उसकी वजह से हमारी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। बीइंग मुस्लिम हमें तकलीफ होती है। जिस तरह आपने कहा, कोई मुसलमान ऐसा कर ही नहीं सकता, वो सोच ही नहीं सकता। लेकिन ऐसे जो अनासर हैं, मैं समझता हूँ कि इनके लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए स्टेट की तरफ से। स्टेट जरूर माँ के जैसी होती है, लेकिन स्टेट को कभी कभी सुतीला बाप भी बनना चाहिए, डंडा भी हाथ में पकड़ना चाहिए। वो इसलिए जरूरी है कि आप अपना घर, अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, घर को पुरअमन नहीं करेंगे, फिर आप बात करते हैं कि यहाँ पे मईशत बेहतर हो, फिर आप बात करते हैं कि यहाँ पे टूरिज्म हो, बात करते हैं कि लोग यहाँ पे ट्रेवल करें। तो आज देखें पूरी दुनिया के अंदर जो एक नेगेटिव मैसेज किया, ये बड़ा ही तकलीफ देता और बहुत ज्यादा इस पे आज लोग दुखी हुए हैं। और एक एक शख्स ने जाके उन मसीही भाइयों से, वहां लोकल भी जो समझदार लोग हैं, उन्होंने जाती तौर पे माफिया मांगी है। बहुत से उलमा हजरात गए हैं, आपने अशरफी साहब की बात की, लेकिन ओवरऑल देखना पड़ेगा कि जिस तरह वो श्रीलंकन एक शहरी से हुआ था, इस तरह के 3-4 और वाकयात हुए। इसका सिलसिला रुक कैसे सकता है? ग्रास रूट लेवल तक जाना पड़ेगा। इसका मैं हमेशा जब बात करता हूँ ना इंक्रोचमेंट्स की, ये वो इंक्रोचमेंट है जो रियासत के अंदर हो गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता इनको ठीक करने की जरूरत है, इनको एड्रेस करने की जरूरत है। ठीक है, तो हम सब रियासत के अंदर होने वाली तजावुजात, हम हमेशा सुनते थे इमारतों में तजावुजात हो गई, हमने तो इखलाकियात में भी तजावुज कर लिया। अब ये एक मजहबी मामला है, लेकिन इसकी पूरी तारीख है। 13 अप्रैल 2017 को मर्दान में वाकया पेश आया, 1 अगस्त 2009 को फैसलाबाद में, 3 नवंबर 2020 को कराची में, 31 दिसंबर 2020 को करक में, 22 नवंबर 2014 को हैदराबाद में। एक लंबी फहरिस्त है। 5 नवंबर 2014 को एक ऐसा वाकया पेश आ चुका है, 15 मार्च 2015 में हो चुका है। आज फिर हम इस तरह के हालात देख रहे हैं। इंटरनेशनली हम क्या मैसेज देते हैं? हम अपना कौन सा चेहरा दुनिया को दिखा रहे हैं? हम तो कहते थे कि भारत गैर महफूज है अक़लियतों के लिए। सलमान, मैसेज जो हम दे रहे हैं वो तो खैर बहुत ही नेगेटिव है, उसको तो हम छोड़ देते हैं। जितनी बातें हम करें, इसकी कंडेमनेशन करें, दुख का इजहार करें, अफसोस का इजहार करें, मेरी नज़र में डॉक्टर साहब माजरत के साथ इन बातों की कोई वैल्यू, कोई हकीकत नहीं। असल बात यह है कि आज खुल के बात कर लेते हैं। मुझे बताएं कि कौन सा दीन इस तरह की बातें करने को कहता है। एक चले इस पे भी बहस हो। मैं कहता हूँ रियासत का आइन का कानून होता है। पत्थर के ज़माने में भी लोग 4 बंदे बैठ के फैसला करते थे। क्या ये फैसला आप करेंगे किसी ने ज्यादती की है और हम उसका बदला खुद जाके लेंगे, या ये काम रियासत का है? इस मुल्क में हुकूमत है, इस मुल्क में अदालतें हैं, इसमें कवानीन है। आप जाएं, लेकर जाएं, जिस बंदे ने गलत काम किया अदालत सजा दे। आप किसी को
اس بات پہ کہ جی اس نے بلاسفیمی کیا میں اس کو جان سے مار دوں، میرا خیال ہے یہ اس سے زیادہ برا میسج کوئی نہیں ہے کہ ہم پتھر کے زمانے سے بھی بدتر لوگ ہیں. تو میرا خیال ہے اتنا افسوسناک ہے، غصے والی بات ہے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بات کیسے کی جائے، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں انہیں یہ کم از کم ریئلائز کروایا جائے، ان کے خلاف ایسے خوفناک کیسز بننے چاہیے، ان کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ پھر اس کے بعد میسج یہ جانا چاہیے ذوالفقار دنیا میں، میسج یہ جانا چاہیے کہ جی کوئی بندہ قانون کو ہاتھ میں نہیں لے گا. اگر کسی کو کسی پہ اعتراض ہے، کوئی آپ اور میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم کبھی مذہب کی بات کے خلاف بات کریں گے؟ کوئی پاکستانی کتنا برا بھی ہے کوئی کام نہیں کر سکتا. ایون میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہاں پہ اقلیتیں والے ہیں وہ بھی اس طرح کی بات نہیں کرتے. آج کل ہم استعمال کرتے ہیں اس مسئلے کو دوسروں کو پھنسانے کے لیے. مولوی حضرات پکڑیں گے جھوٹ بولتے ہوئے جنہوں نے کہا کہ جس نے بلاسفیمی کی ہے جھوٹ بولا. تو سوال یہ کہ اس پہ قدغن لگانے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو اتنی سزائیں سخت دی جائیں اور ان کو بتایا جائے کہ قانون ہے، ریاست ہے، عدالتیں ہیں. اور بھی پہلے بھی قاضی قضات اسلامی حکومت میں وہ فیصلے کرتے تھے. آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ کسی کے مسئلے پہ ہاتھ پکڑ کے ہم کہیں گے جی ہم نے فیصلہ کرنا ہے؟ میرا خیال ہے اس ریاست کی، اس ملک کی تباہی کی نشانی ہے جب لوگ خود فیصلہ کریں اور اس کے اوپر ریئیکشن کوئی نہ کرے. ریاست کا رد عمل اس بار مجھے بہت مناسب لگا، بالکل ٹھیک تھا کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، چاہے اقلیت ہو چاہے اکثریت ہو، سب کے لیے قانون ایک جیسا. بلاسفیمی اگر ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، ہم دوسرے کے مذہب کی کیوں توہین کر رہے ہیں؟ اچھا انور صاحب، ہم نے دیکھا بلوچستان میں ایک فرقہ واریت پھیلی، وہاں پہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارے علاقائی تعصب ہوتے ہیں اس کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی، ہمارے مسالک میں جو تفرقے ہیں ان کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی. اب یہ جو دوسری لہر ہم دیکھ رہے ہیں مذہب کی بنیاد پہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا، کیا یہ دشمن کا ایجنڈا ہے؟ کیا یہ لوگ باہر سے آتے ہیں؟ کیا یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں جو اس طرح کے فساد کریٹ کرتے ہیں؟ ہمیں ابھی تو ہم دہشت گردی سے لڑ رہے تھے، ابھی تو ہم اپنے ساتھ کے لوگوں سے لڑ رہے تھے، ہم نے دوسروں پہ حملے کرنے شروع کر دیے. دیکھیے سلمہ، یہ بھی دہشت گردی ہے اور یہ جہالت کا نتیجہ ہے جس کی بنیاد پر پھر ہم کہتے ہیں یہ سازش ہے اور یہ بیرونی ایجنڈا کیا گیا ہے. دیکھیے ہمارے ہاں اقلیتوں کو ہمارے آئین نے، ہمارے مذہب نے مکمل آزادی دے رکھی ہوئی ہے. یہ بالکل کسی طور پر بھی ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ایک جرم کی بنیاد پر دوسرا بڑا جرم کریں. دیکھیں ریاست موجود ہے، قوانین موجود ہیں، آپ اس کے تحت جائیے، سزا دیجئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی مذہب کی جو کتاب ہے، جو ان کی کلام ہے، اس کو آپ جلا دیجئے؟ اور ہم اہل کتاب ہیں، ہم کیسے بائبل کو بلاسفیمی جلا کا سکتے ہیں؟ الزام لگا کر. پھر دوسری بات، جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ توہین مذہب، توہین رسالت کیا ہے، تو جو جھوٹا الزام لگائے گا اس کو بھی وہی سزا دینی چاہیے. جب اس طرح کی آپ سزائیں دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس طرح کے واقعات رکیں گے. دیکھیے سری لنکن واقعہ سیالکوٹ کا آپ کو یاد ہوگا، پاکستان کی کتنی زیادہ بدنامی ہوئی تھی. اب اس واقعے کی وجہ سے بھی پاکستان کا جو تشخص ہے، جو سافٹ امیج ہے، وہ بری طرح متاثر ہوا ہے. دوسرا، جو پاکستان کے قوانین ہیں وہ بھی متاثر ہوئے ہیں اور لوگوں پہ یہ یقین اٹھتا چلا گیا ہے کہ ہمارے اگر قوانین اتنے مضبوط ہوں تو اس طرح کے واقعات نہ ہوں. ٹھیک ہے، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو قانون کے مطابق آپ اس کو سزا دیجئے. یہ کیسا ممکن ہے کہ آپ قانون کو ہاتھ میں لیں اور مذہب کی بنیاد پر آپ کسی کا گھر جلا دیں کہ یہ اقلیت ہے، آپ اس کے مذہبی مقام کو جلا دیجئے، آپ ان کے بائبل کو جلا دیے. ہر اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو آپ نے پہلے کہی تھی کہ اس گورنمنٹ کے اچھے سٹیپس ہیں. آج جب یہ نگران گورنمنٹ کی تقریب تھی تو اس پہ ہماری پرائم منسٹر سے بات ہوئی. انہوں نے کہا میرے ساتھ انٹیریئر منسٹر، مذہبی امور کا منسٹر اور ایک دو اور منسٹر، ہم جڑا والا کا وزٹ کریں گے اور وہاں پر جا کر ان کی دلجوئی کریں گے. یہ ایک اچھا اقدام ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے. یہ آپ جب دلجوئی نہیں، وہاں جا کے ایکشن لیں. ڈیفینیٹلی وہ ظاہر ہے، وہ تو ان کا آپ نے دیکھا تھا، انہوں نے نوٹ گرفتار بھی کر لیا. دلجوئی کرتے کرتے 76 سال گزار دیے. آپ کو ان کے محرکات کو تلاش کرنا ہوگا، آخر واقعات ہوتے کیوں ہیں، ہمیں انہیں روکنے کی ضرورت ہے. وجوہات کو ہم نے تلاش کرنا ہے، لیکن اس سب کو روکنا کیسے ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے دونوں سوال بہت امپورٹنٹ ہیں کہ ایسی چیزیں، ایسے ایونٹس ہوتے کیوں ہیں اور ان کو روکنا کیسے. سلمہ، ہمیشہ سے پاکستان ایسا نہیں تھا. آپ 1947 سے لے کے کوئی 1990 تک کا ایسی چیزیں نہیں ہوتی تھی. جس پاکستان میں احتشام صاحب بڑے ہو رہے تھے، ایسی چیزیں ہم نہیں دیکھا کرتے. وجہ کیا، کیوں ایسی چیزیں ہونا شروع ہو گئی؟ دیکھیے ایک تو اتنی ساری ریسرچ اس کے پیچھے ہے کہ اگر آپ اپنے قوانین ایسے بنا لیں گے، ایک قانون احتشام صاحب 1986 میں جو بلاسفیمی والا بنایا گیا تھا، وہ سیکشن 295 کہلاتا ہے، اس کے نتیجے میں ایسے ایونٹس بہت بڑھ گئے جب آپ نے بلاسفیمی کو ایک ڈیفینیشن دینے شروع کر دی اور اپنے قانون کا حصہ بنا لیا. اچھا، تعلیمی نصاب، آپ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، معذرت کے ساتھ تھانے دار اس کو کیسے ایکسپلائٹ کرتا ہے. بات ہوتی ہے کہنا جی بندے نے توہین عدالت ہی چھٹی ہے، توہین دین ہی چھٹی ہے اندر.
आपके यानी पास उन्होंने कि बनाया माल बनाने का तरीका। देखिए, माल बनाने का तरीका हो गया, आपने पहले कानून ऐसा बना दिया जो उनको जिसके नतीजे में वो माल बना रहे हैं। अच्छा, तालीमी निसाब, अगर आप इस्लाम का, अपने मजहब का बहुत ही तंगी से एक तशरीह करेंगे तो फिर इस किस्म के हादसात जो हैं वो बढ़ने लगते हैं। अच्छा, इंतहा पसंद ग्रुप, अब ये दुनिया में हर मुल्क में होते हैं। अमेरिका की पूरी जिसको बाइबल बेल्ट कहते हैं, वो साउथ जो है वो भरा पड़ा है इंतहा पसंद ग्रुपों से। लेकिन अगर इंतहा पसंद ग्रुप को एज अ रियासती पॉलिसी इस्तेमाल करें आप, उनको एनकरेजमेंट मिल जाती है। ये 3 बड़ी वजूहात हैं, और हल का जो आपने पूछा, इन तीनों वजूहात को दूर करना होगा। आपका जो सिलेबस है स्कूलों के ऊपर, उसमें हमें ब्रॉडली इस्लाम की तशरीह करनी होगी, जिसकी पहले एहतशाम साहब भी जिक्र कर रहे थे। और फिर रियासती जो एनकरेजमेंट है टू इंतहा पसंद ग्रुप, वो खत्म होना पड़ेगी। तो ये तीनों चीजें इनका इसके अंदर हल बहुत है। इंपॉर्टेंट बात आपने की कि सबसे पहले तो हमें अपने सिलेबस पे फोकस करने की जरूरत है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात कुछ और ऐसे मामलात की जो हमें अंदर से खोखला कर रहे हैं, नुकसानात पहुंचा रहे हैं, और हमारे रवैये उसकी बड़ी वजह है। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। अब एक और अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करेंगे। सिंध के रानीपुर में मुबैना तौर पर पीर के तशद्दुद से 10 साला बच्ची फातिमा, उसकी बगैर पोस्टमार्टम के तदफीन कर दी गई मौत के बाद, और आज एक वाक़या रिपोर्ट हुआ इस्लामाबाद में। इससे पहले कई रोज से हम बात कर रहे थे रिजवाना तशद्दुद केस की। अनवर रजा साहब, कमसिन बच्चों की घरों में मुलाजमत एक जुर्म, दूसरा जुर्म उन बच्चों पे तशद्दुद करना, और तीसरा जुर्म उन पे कत्ल कर देना, उनको कत्ल करने के बाद उनका पोस्टमार्टम न होने देना। 3 जुर्म हर घर में होते हैं, हमें नजर आ रहे हैं। तीसरा नहीं, 2 तो होता ही है, मुलाजमत पे रखना और फिर उन पे तशद्दुद करना। हर बार मुजरिम, लुटेरे, वडेरे और पीर निकलते हैं जिन पे कोई हाथ नहीं डालता। देखिए सलमा, बदकिस्मती की बात यह है कि जो हमारे यहाँ कवानीन हैं, उन पर जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना होता है वही ये होते हैं। वो डेरे हो गए, जागीरदार हो गए, बिजनेसमैन हो गए, और लॉ ओबेइंग जो लोग हैं जिन्होंने कानून को इम्प्लीमेंट करना है, ये सारे उन्हीं की तरफ से होते हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे यहाँ गुर्बत इतनी ज़्यादा है कि हम अपने बच्चों को दूसरों के घरों में भेज देते हैं, जबकि उन्होंने स्कूल जाना होता है। वो स्कूल जाने के बजाय लोगों के घरों में काम कर रहे होते हैं, और जो माँ बाप हैं जहालत की वजह से, अनपढ़ होने की वजह से, वो अपने बच्चों को रोजगार का जरिया बनाते हैं। देखिए, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। हमें उनको एजुकेट करने की जरूरत है कि ये बच्चे लेबर लॉज के मुताबिक किसी के घर में काम नहीं कर सकते। हम किताबी बातें जरूर करते हैं, टीवी टॉक शोज में भी ये बातें करते हैं, लेकिन उन पर अमल दरामद करना हमें अपनी मौत दिखाई देता है, वो आप हों या मैं हूं। देखिए, हमें एक तो लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। ये हुकूमत वक्त का काम होता है कि वो बताएं कि लेबर लॉज पर अमल दरामद किया जाए। और फिर जब दूसरी बड़ी बात कि आप देखिए ना कि वो बच्चे जिन्होंने स्कूल जाना है, वो अगर किसी के घर में जाएंगे तो आप मुझे बताइए, उस घर का जो माहौल होगा वो उसमें ढल जाएगा। उस माहौल के मुताबिक बच्चों पर तशद्दुद भी किया जाता है। आए रोज वाकयात हमारे सामने होते हैं। मुझे बताएं, कोई फांसी लगाए किसी को, या तो वो सुलह हो जाती है, या आज़ाद नोटिस खत्म हो जाता है। ये कभी सजा हमने नहीं सुनी। या फिर आप देखें, वो जो एग्रीव पर्सन होते हैं, उनके साथ मारने वाले सुलह कर लेते हैं। किधर गया कानून? खत्म हो जाती है बात। तो हमें एजुकेट करने की लोगों को जरूरत है, कानून पर इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी जो बात है, जो ये अनपढ़ लोग हैं, उन वालिदैन को समझाने की जरूरत है कि खुदारा अपने बच्चों को कम से कम, अगर आप स्कूल नहीं भेजते तो अपने घर तक तो रखिए। वो अपने बच्चों को एज ए शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि हमारे यहाँ जो माशी बदहाली है, शायद हमारा ये बच्चा, ये हमारी बच्ची किसी के घर में काम करेगी तो वो दूर हो जाएगी। ये एक अलमिया है, और ये सोचने की जरूरत है उन लोगों को जो हुकूमत करते हैं, उन जागीरदारों, वडेरों, सरमायादारों को, कि जिनके पास सरमाया है और जो वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम में भी इन्वॉल्व है। एहतशाम साहब, इन लोगों के लिए, ये जो तबका लोगों के घरों में बच्चों को रखवाता है, इनके लिए बच्चे एक बिजनेस है। 10 बच्चे होंगे, 10 घरों में छोड़ेंगे, हर घर से 10-10 हजार रुपया आएगा। उनको तो ये नजर आता है, वो बच्चों को छोड़ देते हैं, कभी अपने बच्चों के बारे में पता नहीं करते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे के साथ जुल्म हुआ क्या हुआ। अब रिजवाना के बारे में बताया जा रहा था कि कभी उसकी अगर घर में बात होती थी तो वो खातून जो है सोमिया, वो सर पे खड़ी होती थी, वो बच्ची बता नहीं सकती थी मेरे साथ क्या सलूक होता है, और सलूक ही होता था कि आज उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवाई गई है। ऐसे लोगों को समझाने का अनवर साहब कह रहे हैं, कैसे समझा सकते हैं आप? देखिए, ये तो दूसरा मरला है। पहला मरला जो है ना, वो है सलमा पुलिस का। हमारी आप देख लें 70-80% रूरल एरियाज में जब किसी इलाके में भी SHO लगाया जाता है, ये खबर वाली बात नहीं बता रहा, सारी दुनिया को पता है कि वो इलाके का जो सबसे ज्यादा बासर आदमी होता है वो अपनी मर्जी का SHO लगवाता है वहाँ पे। ठीक है, जागीरदार हैं, वडेरे हैं, पैसे वाले लोग हैं। आप देख लें कि जो सखर वाला वाकया हुआ है,
उसमें क्या हुआ कि पुलिस वाले ने जाकर मर्जा कह दिए नहीं जी वो तो उनका कसूर ही नहीं कोई, तो लड़की आप तो खुद ही मर गई, पेट में दर्द हुआ, डेथ हो गई। अब देखें ये पहला काम है, पुलिस को रिफॉर्म करने के लिए थोड़ा सा काम केपी में हुआ था, लेकिन उसके बाद उसी आईजी को लेके आए थे दुरानी साहब को, पंजाब में नहीं चल उनको सके, चलने दिया, उनको हटा दिया गया। देखिए ये पहली सीढ़ी ये है सलमा के पुलिस की रिफॉर्म हो। पुलिस में अभी शहबाज शरीफ साहब ने, मुझे याद है जब उनकी पहली हुकूमत आई थी, बड़ा अच्छा कदम उठाया था, कर नहीं पाए थे वो। डॉक्टर साहब ये था कि ग्रेजुएट होगा कम से कम बंदा जो है ना पुलिस में SHO लगाया जाएगा, एक, और दूसरी फैमिली बैकग्राउंड देखी जाएगी, तीसरा ये कि ये देखा जाएगा कि इसके पीछे जो लोग हैं रिश्तेदार अजीज वो करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे या नहीं थे। शुरू में बड़ा अच्छा काम हुआ, लेकिन मैंने फिर देखा कि कुछ अरसे बाद वो थम गया, और फिर यही हमारे MNAs MPs के प्रेशर्स हैं, इन्हें अपनी मर्जी के पुलिस वाले लगवाने होते हैं, अपने ओपोनेंट्स को इन्होंने जनाब फिक्स करना होता है, लिहाजा हुकूमतें वो जनाब चुप करके बैठ। नॉन ग्रेजुएट होगा लेकिन SHO जो है वो ग्रेजुएट होगा। देखिए वो तो आपने देखा कि अपना मुशर्रफ साहब ने एक रखी थी शर्त, उसके बाद सारे पीछे पड़ गए, खत्म कर दिया गया। चलें जी MNAs MPs को तो छोड़ देना, असल बात है कि जिन्होंने डॉक्टर साहब मुसलसल एक काम करना है, एक ही काम करना है, ठीक है ना। अब ये MNAs MPs हैं, ये होंगे नहीं है, कल इनकी जगह कोई और आएगा, बाप बच्चे इनके आ जाएंगे, लेकिन पुलिस का महकमा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की जरूरत है। लोग कहते हैं कि जी ठीक है बटेरा है, वो माजरत के साथ एक दफ़ा जो शुजात साहब से पूछा गया कि जी आप काम कैसे कराते हैं, कहते यार पैसे देने हैं, कुछ जी पैसे ना लो, फिर कहना फड़ के कुटने हैं उन्हें। तो अब देखिए ना, अब अगर ये रवैया बड़े लोगों में हो तो आप क्या करेंगे। तो सीधी सी बात है कि इसको हल करने का तरीका है कि पुलिस की तरफ देखा जाए, और फिर ये जो आए दिन हम देखते हैं कि जो सियासी जमातें जिस सूबे में जो सियासी जमात होगी, अभी सिंध में इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं, वडेरा कल्चर है, अभी आप देख लें जितनी खौफनाक खबरें जो सिंध के स्पीकर हैं उनके बारे में आती हैं, कभी किसी ने सोचा वो जिस धड़ल्ले से वो गुफ्तगू करते हैं आप कर नहीं सकते। मामला को सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। डॉक्टर साहब आप दुनिया के कई हिस्सों में रह चुके हैं, काम कर चुके हैं बहुत सारी जगहों पे, क्या दुनिया के बाकी हिस्सों में भी इस तरह घर में छोटे बच्चों को रख के काम करवाने का रिवाज है? जी देखिए, तीन चीजें हैं। एक तो हकायक हैं जो सब लोग बता रहे हैं कि तशद्दुद हो रहा है बच्चों के ऊपर, बेतहाशा तशद्दुद हो रहा है, हकीकत है। मामला वही है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका हल क्या है। ठीक। और बाहर के मुल्कों में आपने कहा कि ऐसा क्यों नहीं होता, उन्होंने क्या कुछ किया। एक बात तो अनवर साहब ने कहा गुर्बत, देखिए गुर्बत है इस मुल्क के अंदर, और फिर वो बच्चे जैसे आपने कहा कि 8-8 10। अब BISP एक बहुत बड़ा प्लान है, कोई 90 लाख पाकिस्तानी खानदान को 9,000 रुपया फी हर 3 महीने मिल रहा है। इसको कंडीशनल किया है बहुत सारी दुनिया में कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो आपको ये 9,000 मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। डॉक्टर साहब कुछ मुल्कों में ये रेप्लिका भी हुआ है प्रोग्राम, वर्ल्ड बैंक ने इसको एंडोर्स किया। हमने जिन मुल्कों से हमने ये उठाया था वहां पे ये कंडीशनल प्रोग्राम चल रहा था कि एक एक शर्त लगाई गई थी। दूसरा तालीम देना तो रियासत का काम है। हमारे यहाँ 2% से ऊपर हम बजट एलोकेट नहीं करते। हम अग्री कर चुके हैं वो जिसको हम कहते हैं कि SDGs जो कहलाते हैं, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमने अग्रीमेंट किया था कि हम ये बजट 5% पे लेके जाएंगे। नहीं किया हमने। तो तालीम बच्चों को जो जब नहीं देंगे तो गुर्बत भी होगी, तो फिर वो यही काम करेंगे। और तीसरा, शायद आपने पुलिस का जिक्र किया कि हम ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर है, ठीक है। लेबर लॉज इस मुल्क में एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो आपने गुर्बत की जो आप स्कीम निकाली है BISP को कंडीशनल कर दें। रियासत का फर्ज है कि सब बच्चों को तालीम दे, बजाय वो बच्चे लोगों के घरों में जाके काम करें। और पुलिस का फर्ज है कि वो जो लेबर लॉज हमने बनाए रखे हैं उनके ऊपर अमल दरामद। यानी आइडियल सिचुएशन तो जुल्फिकार साहब ये है कि हर बंदा अपनी हुदूद में रहते हुए अपने इख्तियार के मुताबिक काम करे, लेकिन हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। अगर लेबर लॉज एग्जिस्ट करते हैं तो इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? सलमा, यहाँ AC वाले कमरे में बैठ के हम सब बातें कर रहे हैं और ये बातें बंद करा देते हैं जुल्फिकार साहब, किसी गरीब बंद करके बात करते हैं। मेरा वैसे कभी कभी बंद हो जाता है। अच्छा, किसी गरीब से सलमा किसी ने पूछा था 2 और 2, उसने कहा 4 रोटियां। जो गरीब होता है उससे पूछे उस बेचारे के ऊपर बीत क्या रही है। पूरे खानदान गुलाम बना के डेरों के ऊपर रखे हुए हैं, जंजीरें पहना के उनसे काम लिया जा रहा है। पूरी नस्लों से कई नस्लें गुजर गई हैं और लोग काम कर रहे हैं। ये पूरा सिंध आप विजिट कर ले, बलोचिस्तान चले जाए, जगह जगह आपको पूरे कबीले इस तरह गुलाम नजर आएंगे और वो साल से इस तरह के वडेरों के डेरों के ऊपर बैठ के वो बेचारे वहां पे बेगार कर रहे हैं, वहां पे काम कर रहे हैं। वो फेंटी भी खाते हैं, मारे भी खाते हैं। इस तरह के इक्का दुक्का वाकयात तो हम आज, चूंकि मीडिया ने इसको उठा लिया,
یہ ہر روز کی کہانی ہے. جب تک گورنمنٹ لیول پہ پوری طرح سے ریاست ایسے لوگوں کو, ان غریب لوگوں کو یا ان پڑھ لوگوں کو, ان بچوں کو نیگلیکٹ کرے گی, تو اس کے بعد یہ ایسے فرعون ٹائپ لوگوں کا یہ ایندھن بنتے رہیں گے. کبھی کسی جج کے گھر سے ایسا واقعہ نکل آتا ہے, کبھی کسی سرکاری افسر کے گھر سے نکل آتا ہے, کبھی پولیس افسر کے نکل آتا ہے, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میری تو بیوی کا پرابلم ہے, اس کو مارنے کی عادت ہے, وہ نفسیاتی مریض ہے. وہ نفسیاتی مریض اپنے بچوں کو تو نہیں مارتی. تو یہ جہاں پہ معاشرتی رویے ہیں, جہاں پہ آئی ایل او کا مسئلہ ہے, لیبر لاز ہے, ان کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑا فیکٹر ہے. ذوالفقار صاحب وقت ختم ہو گیا, لیکن آپ نے کیونکہ بات کی روٹی کی تو ایک جاتے جاتے بات ایڈ کرنا چاہتی ہوں. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کی ہے, کسی بھوکے سے مت پوچھو محبت کس کو کہتے ہیں, کہ تم آنچل بچھاؤ گے وہ دسترخوان سمجھے گا. پبلک اوپینین کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.